Is that the question number 7? एक दो क्वेश्चंस कहते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 तो लिखा उसमें नहीं वो तो जो भी था मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 7 ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कोई प्रॉब्लम है सर डिस्प्लेयर में बना था यार तो है चीज ऐसी डिस्कस करेंगे नहीं क्लाइंट्स में 40% चांस नहीं है कौन सी जगह की बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 नहीं वो तो ये है कि हमारा बड़ा अच्छा चांस है कि हम एक कोर्ट में केस जीत जाएंगे लेकिन जो अमाउंट हमें मिलेगी वो बस 40% तक मिलेगी ये अमाउंट के एंगल से पता है क्या ये वर्चुअली सर्टेन है वेरी गुड चांस लेकिन प्रोबेबल तो है अब इसकी अमाउंट कितनी एस्टिमेटेड है वो 40% ये कितने का हमने क्लेम किया सॉरी नहीं हम पे क्लेम हुआ 9 मिलियन का नहीं मतलब 9 मिलियन मींस जो उसकी फाइनल हमने प्रोविजन जो किया वो तो 9 मिलियन से पता लग गया देख के बताया ना सर प्रोविजन कितने से किया तो 9 मिलियन से प्रोविजन हुई है तो इसमें से कितना हमें रिकवरेबल है 40% चांस तो जितने से प्रोविजन बनाई उसका 40% तो 9 into मेरा 3.6 मिलियन बनता है तब ये वर्चुअली सर्टेन है या प्रोबेबल है अगर वेरी गुड चांस ठीक है अच्छे चांसेस हैं लेकिन अभी जब तक कोर्ट में केस डिसाइड ना हो उस वक्त तक डिसाइड तो नहीं होगा तो क्या करेंगे इसका डिस्क्लोजर देंगे तो एंट्री करेंगे प्रोबेबल के तौर पर देंगे ये पैसे मिलने हैं या देने कितने वो फिर प्रेजेंट वैल्यू उसकी बताई हुई लगता है कि कोर्ट में जो केस है उसने अपने से बात सेटल होना तो अगर किसी भी लाइबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू की बेस पे वर्किंग है तो फिर ठीक है पढ़ा ना सीख रहा है ये 2 क्या था 1 2 3 करके शुरू करें 1 2 3 5 के अलावा बड़ा तो ईयर एंड पे हमें एक्सपेक्टेड है कि ईयर एंड पे अभी एक्सपेक्टेड था कि 40% जो क्लेम्स होंगे उनको तो हम डिफेंड कर लेंगे तो 7,000 ये पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ पेज नंबर 114 पर तो 150 कस्टमर्स है उनमें से 40% के अगेंस्ट हमें लग रहा है कि हम हमारी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी तो इनटू 60% इनटू 7,000 तो ये ईयर एंड पे एस्टिमेट हो रहा है इसलिए 30,000 पे क्लोजिंग बैलेंस ऊपर भी है तो ऑलरेडी भी बनी हुई है तो बैलेंसिंग फिगर फॉर द ईयर की फिगर आ जाएगी और बेटा 8 मंथ्स इसलिए नहीं की है क्योंकि 8 मंथ्स के लिए मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल है और उसकी जो सेलर है जिसने चीजें बेची उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है पहले 8 महीने से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है एक्स्ट्रा जो 4 मंथ्स उसने वारंटी दी हुई उसके अगेंस्ट बस लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा वहाँ लिखा हुआ जॉइंटली सेवरली है
फिलहाल डिस्क्लोजर आएगा, लेकिन अगर वो डिफॉल्ट कर देगा तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी की हो जाएगी। सर क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है सर, ये पॉइंट 1 में का मसला सर। एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या वजह, क्या हमें कोई लॉस हो रहा है सर? लेकिन किस इवेंट की वजह से लॉस हो रहा है? नहीं नहीं, किस इवेंट की वजह से इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो रही है? एक नया मॉडल आया ना शायद, अपग्रेडेड वर्जन, लेकिन बैलेंस शीट डेट के बाद आया या पहले आया? तो बैलेंस शीट डेट के बाद एक इवेंट की वजह से अगर लॉस हो रहा है तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पर डिस्कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री 15 मिलियन की रहेगी, लेकिन हम नोट्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि देयर इज अ लॉस ऑफ 2.5 million as a result of the upgraded version of if considered material, if considered material। ये पॉइंट नंबर 2 में तो नहीं कुछ नहीं, मेरे ख्याल में पता तो चल ही गया है कि इस वजह से रिड्यूस होगी भी प्राइस। हम शेयर होल्डर्स को अपडेटेड ओपिनियन दे देंगे। ये पॉइंट नंबर 2 में सर, ये तो मतलब बार बार रिपीट और ऑपरेटिंग लॉसेस सर वैसे ही इसकी प्रूव नहीं ना बनेगी। लॉसेस तो जब एक्चुअली होंगे फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, ये फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस नहीं लग रहे हैं? क्या किया ना? नहीं मैं समझा नहीं अभी बात। अच्छा आंसर, नहीं वो तो देखे ना, हमारी डिवीजन क्लोज कब होनी है? हमारी डिवीजन क्लोज होनी है मेरा ख्याल है, क्या डेट है 29 फरवरी 2012, हमारा ईयर क्या है? 31 दिसंबर। ये लॉस जो है ना 1 जुलाई 11 से लेके टिल क्लोजर लिखा हुआ है, तो क्लोजर डेट है 29 फरवरी। तो इसमें से जो 6 महीने हैं वो तो इसी साल गुजर भी गए, वो तो जो भी लॉस होगा हमारे प्रॉफिट लॉस में आ गया। तो फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस सिर्फ 2 महीनों का आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो कैलकुलेटर पकड़ा जरा। ये सर में 0.8 मिलियन जो है 8 महीनों का लॉस है, 1 फरवरी से लेके सॉरी 1 जुलाई से लेके 28 फरवरी की डेट है, डेट ऑफ क्लोजर। तो उसमें से जो 6 महीने हमारे बैलेंस शीट डेट पर वैसे गुजर गए, वो तो जो भी लॉस होगा हमारे प्रॉफिट लॉस में आ गया होगा। तो फ्यूचर में ऑपरेटिंग लॉसेस कितने एक्सपेक्टेड है? तो डिवाइड बाय 8 into 2 होगा, 2 महीनों का फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस है एज ऑन 31 दिसंबर 2012। ठीक डिक्लेयर। और इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5 में एक मिनट, ये 6 हो गया ना, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बैलेंस शीट डेट के बाद अगर डिविडेंड अनाउंस हुआ, इसका सिर्फ डिस्क्लोजर है। 5 में अरे फनी थोड़ा सा इशू है। कस्टमर अनाउंस्ड ऑन 31 December 2012 voluntary liquidation। 31 December 2011 this customer owed rupees 1.5 million। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट डेट से पहले हुई है बाद में हुई है? एक मिनट सर, बैद 1 मिनट यार, बैद में पढ़ा नहीं हुआ इसलिए वो कह रहा है, उसको टाइम नहीं मिला। पेज 91 पे है। एक मिनट, पेज नंबर 91 पे है, उसके एंड में पॉइंट नंबर 3 पढ़ा। पेज नंबर 91 पॉइंट नंबर 3 पढ़ के बताएं। एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग।
नहीं, डेट एग्जिस्ट करने वाला इशू नहीं, वो तो डेट सारे डेटर्स का एग्जिस्ट करता होगा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट डेट पे जितने भी डेटर्स होंगे उन सब का रिसीवेबल तो एग्जिस्ट करता ही होगा, तो रिसीवेबल एग्जिस्ट करने का मतलब तो नहीं लॉस हो, तब ये जी लिक्विडेशन नहीं यार, तकरीबन जनवरी की कहाँ होगी, ये रुपये तो भाग रही है। पहले ये तो समझना 20 जुलाई से बैलेंस शीट डेट से पहले ही बात एडजस्टिंग होना, जैसे यहाँ क्यों एडजस्टिंग है, बोर्ड पे तो देखें जो 0.5 पॉइंट है इसमें लिक्विडेशन का भी है, तो ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग, ये नॉन एडजस्टिंग है वो एडजस्टिंग। नहीं, सही जवाब आपका ये है कि हमें नहीं पता कि वो इवेंट जिसकी वजह से लिक्विडेट हो रहा है वो कब हुआ है। उस पॉइंट नंबर 3 में क्या हमें पता है किस इवेंट की वजह से वो बैलेंस शीट डेट के बाद बैंक करते हैं, मतलब 20 जून पे जो इवेंट हुआ था और बैलेंस शीट डेट पे उसका नुकसान हुआ था, वो इवेंट बैलेंस शीट डेट से पहले होने की वजह से और लिक्विडेशन बैलेंस शीट डेट के बाद कंफर्म होने की वजह से, वहां तो हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं कि लॉस बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करता था, कंफर्म बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ। यहाँ जो हुआ है, यहाँ क्या है, वो इवेंट जिसकी वजह से वो कोई इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट हो रहा है उसकी डेट हमें नहीं पता। हमें ये तो पता है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है 31 जनवरी पे, लेकिन क्या हुआ ऐसा जिसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हुआ है उस डेट का नहीं हमें पता। अगर वो डेट बैलेंस शीट डेट के बाद की है तो फिर तो ये नॉन एडजस्टिंग है, और अगर वो इवेंट जिसकी वजह से अल्टीमेटली लिक्विडेट हो रहा है बैलेंस शीट डेट से पहले की है तो फिर ये एडजस्टिंग है। तो असल में क्या मिसिंग है यहाँ, नहीं सिर्फ यार खुदा गई है, मैं इतनी लंबी बोल रहा बात पर वो इवेंट जिसकी वजह से लिक्विडेशन हुई है उसकी डेट मिसिंग। तो इस केस में फिर अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है, कोर्ट फाइनल डिसीजन लेता है, डिसीजन फाइनल करता है कि लिक्विडेट होना है पर्सन ने, और अगर होना है तो कितने पैसे दे सकता है कितने नहीं दे सकता है, तो ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो यकीनन अगर एग्जामिनर कहे फॉर एग्जांपल 20 जनवरी को इवेंट हुआ और 31 जनवरी को ये अनाउंसमेंट हो गई लिक्विडेशन की, तो देन तो ये नॉन एडजस्टिंग है। लेकिन अगर डेट ऑफ द इवेंट बिकॉज ऑफ लिक्विडेशन अगर मिसिंग हो तो आपने काम ये करना पेज नंबर 98 में, मतलब नॉर्मली एक एग्जाम्पशन ली जाती है, लेकिन वो क्या एग्जाम्पशन ली जाती है वो पढ़ के मिलना एक मिनट, पेज नंबर है, पेज नंबर 99 है। इसके स्टार्ट में 3 नोट्स लिखे होंगे। पहली बात तो मेरे ख्याल होगी हुई थी कल परसों, if the date of authorization of financial statements is not available then assume financial statements are not yet authorized। मतलब क्या हुआ, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर इवेंट्स की हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है और हमें नहीं पता कि ऑथराइजेशन डेट क्या है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ऑथराइजेशन डेट अभी होनी, ऑथराइजेशन की डेट अभी रहती है, इट मींस हम सारे इवेंट्स को कंसीडर करेंगे वेदर और नॉट दे आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। Then second is the date of the event because of the customer went bankrupt is not available। Then normally फिर assume किया जाता है the event occurred before the reporting date। उसकी वजह ये है कि शायद ये इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं कोई इतना छोटा सा भी टाइम पीरियड नहीं होता, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स में टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल अगर एग्जामिनर बता दे कि ये बाद में ही इवेंट हुआ है और बाद में ही बैंकरप्सी हुई है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर क्या मिसिंग हो एक दफा बोलना जरा, जिसकी वजह से इसमें बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी हो रही जिस इवेंट की वजह से, अगर उसकी डेट मिसिंग है तो ये जनरली अज्यूम किया रहता है कि बैलेंस शीट डेट से पहले इवेंट हुआ होगा और वो फिर प्रोसीडिंग चलते 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 कंप्लीट हुई आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये बहरहाल कब अजम्पशन लेनी है। और एक और भी है वो जहाँ मसला तो नहीं है लेकिन शायद कहीं आगे जरा वो भी पढ़ना थर्ड। इसी तरह द डेट ऑफ द इवेंट बिकॉज ऑफ द इन्वेंटरीज आर सोल्ड एट बिलो एनआरवी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब यहाँ जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 जरा बोर्ड पे देखें, नहीं इधर ही देखें, वो आप उधर इसी पॉइंट पर, इसमें जो रिड्यूस हुई है एनआरवी हमारी स्टॉक की, क्या हमें पता है वो किस वजह से हुई है, और हमें उसकी डेट भी पता है।
तो देखो यहाँ तो फाइनल डिसीजन यही है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन अगर एग्जामिनर ये ना बताए कि किस वजह से बैलेंस शीट डेट के बाद इन्वेंट्री लो प्राइस पे सेल हुई है, मीन्स से क्या मिसिंग हो, नहीं मतलब क्या मिसिंग, डेट मिसिंग किस चीज की डेट, if the date of the event because of which inventories are sold at below NRV after the balance sheet date। इसको भी जरा एक सेकंड पिछले पेज पे देखेंगे जो कौन सा पेज है, नहीं वो पिछला जहाँ पे भी वो 91 पेज नंबर 91 पे एग्जांपल 1 और 2 है। फर्क क्या फर्क है उसमें, एग्जांपल 1 2 देख रहा था, बिकॉज ऑफ रेंज डैमेज हुआ था, तो अगर वो पहले थी बैलेंस शीट डेट से या बाद में थी बैलेंस शीट डेट से, यही है ना इशू। तो पॉइंट 1 में क्या डिसीजन था हमारा, वजह बैलेंस शीट डेट के बाद वाले इवेंट की वजह से नुकसान हुआ था और जिसकी वजह से एनआरवी लो हुई है, तो हमें डेट पता थी। नंबर 2 में डैमेज की कंडीशन बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन अगर ये ना पता हो कि क्या ऐसा मसला हुआ जिसकी वजह से ये इन्वेंट्री अब लोअर प्राइस पे बिक रही है, तो फिर उसमें अज्यूम बन सकेंगे किया जाता है अगर ना पता हो कि इवेंट वुड हैव बीन अकर्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो ये लेकिन हमारा अजम्पशन सभी लेनी है अगर हमें क्वेश्चन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना। आप लोग इसमें करें, जो पॉइंट नंबर 5 आपने जहाँ पढ़ा है बाजे ऑफिसर, इसके साथ भी ये पेज नंबर लिखना है जहाँ पे पेज नंबर 99। पेज नंबर 99 पॉइंट नंबर या नोट्स, नोट नंबर 2। ठीक है फिर, और तो नहीं आपके मसला इसमें, जानना इसमें इसका तो नहीं कोई क्वेश्चन आएगा। पेज नंबर 505 ढूंढने का कहीं नंबर, सर गिनने तो नहीं शुरू कर दिए एक एक करके, बच्चे पेज पलटना चाह रहे हैं। ये सर मेरा ख्याल होमवर्क रखना है कुछ ज्यादा ही, अब कुछ दिन से जरा थ्योरेटिकल डिस्कशन हो रही है, तो आज अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट करें तो मेरा ख्याल एक क्वेश्चन आज पढ़ेंगे कुछ से, ये कंपलसरी है सारी चीजें, तो मेरा ख्याल थोड़ा सा लेवल ये अब आ गया कि आप इंडिविजुअली थोड़ा सा पहले करने फिर मैं चला कर डिस्कस करते हैं। ये बेटा ये लिक्विडेटर भी इसलिए पॉइंट होता है कि वैसेस भेज दे, लेकिन लिक्विडेटर अपॉइंट किस वजह से हुआ है, असल मसला हुआ है लिक्विडेटर क्यों अपॉइंट हुआ है। लिक्विडेटर तो कोड ही फाइनली पॉइंट करता है ताकि वो एसेट्स बेच के लायबिलिटी सेटल कर सके, तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने की डेट का मसला नहीं है, मसला ये है कि आखिर क्या हुआ कि बिजनेस को, बिजनेस की लिक्विडेशन की बात आ गई, तो वो जो इवेंट है जिसकी वजह से बैंकरप्सी हो रही है वो उस इवेंट की डेट नहीं है। ठीक है सर, पेज नंबर क्या बताया, तो एक ये क्वेश्चन का करनी होमवर्क रखना, और मीनवाइल इस तरह करें जरा, कुछ दिन पहले हमने एक डिसमेंटलिंग की बहस की थी, अगर डिसमेंटलिंग का एस्टिमेट चेंज हो रहा है, हाँ ये एस्टिमेट होने तो प्रोस्पेक्टिवली होगा, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एस्टिमेट चेंज हो रहा है और प्रोविजन बढ़ जाए तो व्हाट इज द डबल एंट्री, प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेफिसिट, और अगर प्रोविजन का एस्टिमेट डिक्रीज हो जाए, अमाउंट का एस्टिमेट डिक्रीज हो जाए, लेकिन ये सर स्टोरी थी अगर कॉस्ट मॉडल हो, लेकिन अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो वो भी डिसीजन करनी है हमने। तो आप इस तरह करें, पेज नंबर 130,
बल्कि पहले जरा पेज नंबर 130 पे एक मिनट रुकिएगा जरा, यहाँ इफ्री का वर्ड आया था, इसको भी जरा सर भी ज्यादा से किया हुआ था यार क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इधर ही किए थे पेज नंबर 133 पे, देखेंगे ना। अगर आपकी कोई डिसमेंटलिंग की लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन हो सकती है लीगल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है, तो लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से प्रोविजन अगर बना रहे होंगे तो क्या एंट्री करेंगे? एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पे भी एंट्री हो जाती है। अगर ये वैलिड एक्सपेक्टेशंस हो, आपकी हिस्ट्री हो, लोगों में वैलिड एक्सपेक्टेशन है, पॉलिसी है, अनाउंस किया हुआ आपने, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की बेस पे भी सेम डबल एंट्री हो सकती है। ये जो हम पढ़ रहे थे ये था कि सब्सिक्वेंटली अगर एस्टिमेट्स में चेंज तो फिर उसके बाद प्रोविजन रीमेजर होना, और रीमेजरमेंट के रिजल्ट में प्रोविजन के इंक्रीज या डिक्रीज ने एसेट में डेबिट या क्रेडिट रिस्पेक्टिवली होना। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए, मसलन कौन कौन से एस्टिमेट में, फ्यूचर अमाउंट में आ जाए, रेट में आ जाए, टाइम पीरियड में, प्रेजेंट वैल्यू ले रहे होते ना हम, तो प्रेजेंट वैल्यू किस फॉर्मूले से ले रहे होते हैं? डिस्काउंटिंग, हर साल तो पैसे नहीं देने, एक दफा देने वन टाइम, तो आई में भी चेंज आ सकता है, एन में भी चेंज आ सकता है, फ्यूचर अमाउंट में भी आ सकता है। तो अगर चेंजेस आ रहे हैं तो फिर उन चेंजेस को हम इनकॉर्पोरेट करना सीख रहे थे। इशू असल में ये है कि एक है IAS 16। IAS 16 कहता है कि अगर आपकी डिसमेंटलिंग से रिलेटेड प्रोविजन है तो उसका जो डेबिट इफेक्ट है वो एसेट में कैपिटलाइज कर रहा है, ऐसे कहता है सर। और IAS 37 ये कहता है कि उसके अगेंस्ट अपनी प्रोविजन बनाना। फिर IAS 37 ये कहता है कि प्रोविजन को रीमेजर करता है, सर कहते हैं सर, और अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट के इफेक्ट्स को फाइनेंस कॉस्ट बनाता है। क्या डबल एंट्री कहते हैं? लेकिन अगर इस प्रोविजन के एस्टीमेट्स में चेंज आ रहा है, एक मिनट में, चेंज इन एस्टीमेट्स ऑफ आइदर फ्यूचर कॉस्ट जो इंकर होनी है, आइदर डिस्काउंट रेट और आइदर नंबर ऑफ ईयर्स में अगर कोई चेंज आ जाए तो वो चेंज का ट्रीटमेंट ना IAS 16 बताता है ना IAS 37 बताता है। हुआ ये था उस जमाने में जिस जमाने में ये कभी चेंज इन एस्टीमेट्स की स्टोरी स्टैंडर्ड बनाने वालों ने एड्रेस की है, कि जब ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आया कि एस्टीमेट्स अगर चेंज करें तो कैसे चेंज करें, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड्स में इसकी कोई गाइडेंस नहीं थी। कौन कौन से स्टैंडर्ड्स में? IAS 16 में और IAS 37 में ये तो ठीक है, कैपिटलाइज करना है, उसके बाद प्रोविजन बनाना है, रीमेजर करना है, लेकिन अगर इन एस्टिमेट्स में चेंज आ जाए तो उस वक्त इन स्टैंडर्ड्स में IAS 16 और IAS 37 में ये गाइडेंस नहीं थी। फिर अगर प्रैक्टिकली किसी स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हुए अकाउंटेंट्स को प्रॉब्लम्स आ जाए तो अकाउंटेंट्स फिर IASB के पास जाते हैं, IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, उनसे कहते हैं बताएं अब हम क्या करें। तो अगर ये बोर्ड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले समझें कि वाकई ये मसला जिसे एड्रेस होना चाहिए, तो वो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स की फर्दर इंटरप्रिटेशंस इशू करते हैं। एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो फर्दर इंटरप्रिटेशंस इशू करते हैं। उन इंटरप्रिटेशंस को कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस कर रहे हैं। स्टैंडर्ड जब बनाए जाते हैं तो या किस नाम से बनाए जाते हैं? या IAS के नाम से या IFRS के नाम से। पुराने जो बनते थे तकरीबन आज से तो 10 साल पहले, ये बात तो पता है आपको?
तो आईएएस के नाम से होता है। कोई पुराना स्टैंडर्ड अगर रिप्लेस होना है किसी नए स्टैंडर्ड से, या तो नया ही स्टैंडर्ड बनना है, मतलब एग्जिस्टिंग किसी सिचुएशन पे स्टैंडर्ड है ही नहीं, या किसी पुराने ने नए में कन्वर्ट होना है, पुरानी गाइडेंस ऑब्सोलीट हो गई, नई गाइडेंस देना चाह रहे हैं स्टैंडर्ड बनाने वाले, तो फिर नए स्टैंडर्ड आप किस नाम से बन रहे हैं? आईएफआरएस। लेकिन पुराने स्टैंडर्ड जो अभी तक चल रहे हैं और नए स्टैंडर्ड जो बन रहे हैं, इनको कलेक्टिवली जिस बुकलेट में इकट्ठा किया गया है उसका नाम आईएफआरएस है। जब आप ये अपने स्टैंडर्ड खरीदते हैं तो इसके बाहर क्या लिखा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं? आईएएस वाले भी हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट हो अभी तक चल रहे हैं, और नए वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इसके अंदर है। तो कलेक्टिवली इन दोनों को मिला के तो आईएफआरएस ही बोला जाता है, लेकिन इसमें पुराने और नए स्टैंडर्ड्स इकट्ठे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो मैंने आपके सामने भी एक स्टोरी बताई है कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में अगर कोई फर्दर गाइडेंस की जरूरत पड़े तो फिर आईएएस भी उसके लिए उसमें अपनी जो रिकमेंडेशंस प्रेजेंट करता है। तो पहले जब आईएएस के नाम से स्टैंडर्ड्स बनते थे तो वो रिकमेंडेशंस एसआईसी के नाम से बनती थी। एसआईसी स्टैंड फॉर स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी गाइडेंस। पहले इस नाम से वो गाइडेंसेस इशू करते थे अगर एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ जाए। इसमें से भी एक आपके सिलेबस में है, वो आईएएस 38 से रिलेटेड है, 632 इंटेंजिबल से रिलेटेड है। लेकिन अब जो नए स्टैंडर्ड बन रहे हैं, जब से ये नए स्टैंडर्ड आईएफआरएस के नाम से बनना शुरू हुए, अब अगर ये आईएसबी ने कोई आपको बताना हो इस इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करते हुए अगर प्रॉब्लम है उसे कैसे एड्रेस करना है, तो अब ये एसआईसी के नाम से इंटरप्रिटेशंस इशू नहीं की जाती। अब ये किसके नाम से इशू की जाती है? IFRIC, इफ्रिक। और उन इसमें से इफ्रिक 1 आपके सिलेबस में, ये इफ्रिक 1 किस चीज से डील करती है? ये तो पहली लाइन अगर पढ़ लेंगे तो आप इसमें कुछ समझ आ जाएगा। चेंज इन एग्जिस्टिंग डीकमीशनिंग रेस्टोरेशन एंड सिमिलर, मतलब इनमें अगर कुछ तब्दीली आनी है आइदर बिकॉज के फ्यूचर की अमाउंट बदल रही है, या कोई इंटरेस्ट रेट बदल रहा है, या कोई पीरियड बदल रहा है, तो उसको कैसे आपने ट्रीट करना है, ये कहाँ बताया गया है हमें? इफ्रिक 1 में बताया। तो अब ये कुछ बैकग्राउंड समझ आता है इफ्रिक क्या कहाँ से आया? तो ये जो चेंज का ट्रीटमेंट था ये एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं था। इसको बताने के लिए आईएसबी ने क्या किया है, एक इफ्रिक 1 इशू की, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हमने बगैर ये सोचे समझे कि ये क्या था, हमने कॉस्ट मॉडल पढ़ लिया। अगर कॉस्ट मॉडल पे कोई एसेट हो तो उसकी प्रोविजन में कोई चेंज आ रही है तो देन एसेट में रिस्पेक्टिवली डेबिट या क्रेडिट इफेक्ट आपने। तो ये मैंने जो आपको बताया कि डेबिट क्रेडिट इफेक्ट एसेट में लेना है, ये कहाँ से में लिखा हुआ है? ये इफ्रिक 1। तो आई होप कि मेरी कोई बात गुजारा हो गया। तो ये इफ्रिक किस चीज की एब्रीविएशन थी वो भी मैंने लिखने की कोशिश की है। अगर थोड़ा सा आपको नोट करना चाहे, आपके सामने कोई चीज रह गई हो कहने में आ रही हो तो बता दो, फिर मेरी बात ना समझ आई है। और ये जो इफ्रिक्स हैं और जो सिक्स हैं ये भी इसी स्टैंडर्ड का हिस्सा ही है। मैं मीन्स के जो आईएफआरएस के नाम से स्टैंडर्ड आपके सामने आएंगे, इसमें पुराने आईएएस भी हैं, पुरानी स्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी की गाइडेंसेस भी हैं, इसमें आईएफआरएस नए वाले भी हैं, और उसके बाद इसमें इफ्रिक्स भी हैं। तो ये सबका कॉम्बिनेशन पाएंगे अब आईएफआरएस है शायद। ठीक है सर। आज तो पढ़ाई का मौसम आएगा, ना वो था ना आज है। कोई एक बन तो कोई तो वो बना लें यार, कम से कम ना कर यार, बैठ कल तूने छुट्टी कर लेनी नहीं कर फिर सर। देन सर जी सारी स्टोरी का क्रक्स सिर्फ ये है, बाकी क्वेश्चन में चलते हैं उसमें फिर देखेंगे वर्किंग। अगर एसेट्स कॉस्ट मॉडल पे हो तो आप इस तरह करें तो मैं थोड़ा सा बस पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे 131। सारी बहस का मेरे ख्याल एक तो दोबारा अपने जहन में सेट करना, इस वक्त सारी बहस अब वंस अगेन किस पे होनी है? नहीं नहीं, एस्टिमेट्स बदल रहे हैं,
अगर कॉस्ट मॉडल पे एस्टिमेट्स बदल रहे हैं तो वो बात खत्म हो चुकी है। और कौन सी दो एंट्रीज आपको पता है? जरा पेज नंबर 131 के स्टार्ट करो। कब एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट का प्रोविजन डेबिट एसेट इंक्रीज इन प्रोविजन डिक्रीजिंग। अगर कॉस्ट मॉडल पे है तो सेकंड इफेक्ट जाना एसेट में। अगर हो जाए रिवैल्यूएशन मॉडल तो देन फिर जब प्रोविजन का इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट है वो एसेट में जाने की बजाय रिवैल्यूएशन के अगेंस्ट उसका इफेक्ट आएगा। क्या हो सकता है कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल हो तो कुछ सरप्लस पड़ा हो? क्या हो सकता है पहले ना पड़ा हो? क्या हो सकता है पहले सरप्लस पड़ा और लॉस आ जाए? तो प्रोविजन का डेबिट क्रेडिट इफेक्ट एसेट में जाने की बजाय रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना। कैसे वो निकाला मैं आपके सामने करता हूँ। अब इसकी बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकल बहस में नहीं जाना, जिस तरह इसने अप्लाई होना है वो फोकस रखिएगा। पहले हम एंट्रीज के हवाले से देख लें, बाकी उसके बाद फिर बहस अगर करनी है तो कर लेंगे। पहले मेन इसका क्रक्स क्या है सारी स्टोरी का। अगर कॉस्ट मॉडल है तो क्या होना? देखिए प्रोविजन अगर बढ़ी उसने क्रेडिट होना, प्रोविजन अगर कम हो रही है उसने डेबिट होना। सिर्फ सेकंड इफेक्ट्स का मसला। कॉस्ट मॉडल है तो कहाँ जाना सेकंड इफेक्ट? एसेट में। और अगर कॉस्ट मॉडल की जगह रिवैल्यूएशन मॉडल हो जाए तो फिर एसेट की बजाय सरप्लस में कैसे जाना है आए करके देखते हैं। पेज नंबर 134। बाकी फिर बाद में पढ़ लेते हैं ऐसे, वरना मेरा ख्याल याद शायद ना हो वैसे फंसा इंग्लिश में। कैलकुलेटर वाला निकालना, पता आपको सारा कुछ ही है, एक दो बातें मेरे से भी सुनो। पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 3। इफ्रिक 1 किस चीज को एड्रेस कर रही है? और फिर ये बता रही है, इफ्रिक 1 ये बता रहा है, ये बता रही है क्या करना चाहिए। इफ्रिक 1 ये बता रही है कि इस प्रोविजन के इंक्रीज डिक्रीज का इफेक्ट कहां निकलेगा। ठीक है, तो ये बस बैकग्राउंड आप ध्यान रखिएगा, बाकी डाटा पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड रेडी had installed a plant in 2005 for the generation of electricity from garbage collected by civic agencies। ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं शहर की सफाई के लिए, वो सिविक एजेंसीज कहलाते हैं। तो क्या बनाना चाहते हैं? गार्बेज कलेक्टेड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हैं। ठीक है सर। WML has signed an agreement with the government for allotment of a plot of land free of cost। एंट्री बताएं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, फ्री मिल गई है सर, लेकिन इसकी या तो एंट्री करें या ना करें। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, नॉमिनल वैल्यू 0, तो या तो एंट्री ना करें, और अगर करेंगे तो फेयर वैल्यू फिर करेंगे। ये वही है, क्या एंट्री बनती है? लैंड डेबिट का ग्रांट टाइप चीज है, गवर्नमेंट ग्रांट। और अगर ये हम एंट्री लिख रहे हैं तो फिर हम ये एंट्री किस अमाउंट पे लिखेंगे? फेयर वैल्यू पे लिखेंगे, एट फेयर वैल्यू। आ जाता है यार सर। However, WML has agreed to restore the site। एग्री कर लिया हमने कि साइट रिस्टोर जरूर करेंगे एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। the legal obligation। Other related information is initial cost of land was 80 million on 1st April 2005। It is estimated that the site restoration cost would amount to rupees 10 million। ठीक है। It is the policy of the company to measure the plant and machinery using। अभी स्टोरी में अपने पास ये लाइन जरा ढूंढा करनी है, कॉस्ट मॉडल है या रिवैल्यूएशन मॉडल। पिछले दो क्वेश्चन जरा देखें, वहां ये काम कौन सी लाइन थी इसकी जगह? नहीं मतलब इसकी जगह कौन सी लाइन थी, थर्ड थी या फोर्थ थी? वहां था कॉस्ट मॉडल, और यहाँ कौन सा भाग गया? तो अब अगर एस्टिमेट्स ऑफ प्रोविजन में कुछ चेंज आएंगे तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल के एंगल से रिवैल्यूएशन वगैरह में इफेक्ट नहीं। When the plant commenced its operation, that is on 1st April 2005, the prevailing market-based discount rate was 10%।
On 31st March 2007, the plant was revalued to 70 million, including site restoration cost. पढ़ के परेशान नहीं होना, रिलैक्स रह के सोचना क्या होना चाहिए। अगर नहीं अब एसेट डेप्ट, क्या एसेट के अंदर इस प्रोविजन का सेकंड इफेक्ट होगा इनिशियली जब हम एंट्री करेंगे? तो फिर जब इसकी कभी भी रिवैल्यूएशन करनी है और फेयर वैल्यू जब एस्टिमेट करेंगे तो फेयर वैल्यू में भी किस चीज का रिवाइज सॉर्ट ऑफ कोई भी एस्टिमेट होना चाहिए, इस एसेट डेबिट का इफेक्ट होना चाहिए ना सर, तभी सही कंपैरिजन हो सकेगा। जब हम कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, कॉस्ट कौन सी लेंगे? नहीं नहीं इनिशियली कॉस्ट कौन सी लेंगे यार, कॉस्ट जिस पे हमने एसेट डेबिट किया होगा। जब हमने एसेट डेबिट किया होगा तो उसमें डिसमेंटलिंग कॉस्ट होगी, तो फिर लॉजिकल कंपैरिजन तभी होगा जब फेयर वैल्यू में भी अपने फेयर वैल्यू में भी क्या होगा, नहीं साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट का इफेक्ट होना चाहिए, क्या इसमें है या नहीं है? On 31st January, prevailing market-based interest rate has increased to 12%. On 31st March 2011, future estimate of site restoration cost was revised to 14 million. Useful life of the plant was 10 years. Following straight line method, prepare accounting entries for all the relevant years up to 31st March 2011 based on the above information in accordance with the international financial reporting standards. Ignore taxation. क्या एसेट कम ज्यादा होने से टैक्सेशन इफेक्ट्स आ जाते हैं? डेफर्ड टैक्स इफेक्ट्स आ जाते हैं। रिवैल्यूएशन जो है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैरिंग अमाउंट और जस्ट है ना, दोबारा इग्नोर टैक्सेशन है, लेकिन जहां जहां जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी मैं बातें वैसे जरूर करूंगा। हाँ जी एंट्रीज करें, कैलकुलेटर से पढ़ना स्पीड अप हो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स थोड़ा साथ मिल गया मेरा। सारू बैद रजिस्टर खोलना था, क्यों शर्मिंदा करता है यार बच्चा, इतना तेज बंदा है। बिजनेस नेम सर, सिर्फ शायद 2 एंट्रीज मेरे लिए नहीं इसमें, बाकी काइंडली प्लीज हेल्प कर रही है। जनरल एंट्रीज टेक इट एज रिवीजन मेरा ख्याल फॉर द ईयर एंट्री 31st मार्च ये कहां से शुरू करेंगे? ऑल रेलेवेंट ईयर्स, पहला ईयर एंड 6 बनेगा फिर। जी सर पहली डेट से डबल एंट्री से प्लान डेबिट कितने से 80 मिलियन। जी सर और एंट्री कैलकुलेटर पकड़ना। साइट रेस्टोरेशन कॉस्ट वुड अमाउंट टू रुपीज, कैसे करें? 10 इंटू 1 प्लस, ढूंढने जरा बेटा इनिशियली क्या एस्टिमेट्स थे, रेट का एस्टिमेट क्या था, लाइफ का एस्टिमेट क्या है, 0.1 माइनस 10, 10 कहाँ है सर फर्स्ट पॉइंट में, 10% कहाँ है
थर्ड पॉइंट में और 10 years कहाँ है? नाइस पॉइंट, डबल एंट्री से प्लान डेबिट प्रोविजन फॉर, थोड़ा सा वर्ड बदलने मेरे ख्याल, डी कमीशनिंग प्रोविजन फॉर साइट रेस्टोरेशन, प्रोविजन फॉर साइट रेस्टोरेशन क्रेडिट 3.855 तो इतना पड़ेगा, अपने दोस्तों को भी करवाना है जी। नेक्स्ट डेट सर 31 मार्च 2006 पे रुकने की वजह करें हिम्मत। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल एक सीक्वेंस सा बना लें, पहले शायद डेप्रिसिएशन ही हम यूज टू हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कैसे 80 प्लस 3.86 डिवाइडेड बाय 10 पूरा साल। डेप्रिसिएशन डेबिट accumulated depreciation credit how much 8.39 सेम डेट पे फिर अब क्या याद आना चाहिए अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट की एंट्री करवाएं कैसे, चले ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट है प्रोविजन कैसे मेजर करेंगे 3.86 into 10% डिवाइड बाय 10 0.39 नहीं बेटा, मेरे ख्याल 2 डेट तक वाइंड अप करना 0.386 की बजाय। नेक्स्ट डेटा देखें बाप 31 मार्च 7 पे क्या क्या हो रहा है, नहीं 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 वो ठीक है, बाद रिवैल्यूएशन हो रही है, लेकिन पहले डेप्रिसिएशन पूरा साल गुजरा है, फिर फना अनवाइंडिंग होगी, फिर हम ईयर एंड पे इकट्ठे होंगे, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे। 2 साल बाद हो रही है रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ना खराब कर लीजिए। अच्छा इस वक्त कोई एफरी कमान नहीं अप्लाई हो रही है, सिंपल रिवैल्यूएशन हुई है, कोई एस्टिमेट्स में चेंज आया 31 दिसंबर को, तो सिंपल रिवैल्यूएशन है सर, लेकिन रिवैल्यूएशन हुई है ईयर एंड पे, पहले क्या करें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना। और सर जी रिमेनिंग लाइफ बदल गई है, ये क्या साइंस है, रिवॉल्यूशन के बाद बदलेगी वो काउंट बाद में करें ठीक है सही है, नहीं लाइफ को ये तो नहीं ना पता कि मैंने रिवॉल्यूशन के बाद बदलना है। जी अनवाइंडिंग की अमाउंट भी सेम रहेगी, नो सर नो सर नो सर ना कर लेना, ये नहीं जुल्म करना, अब ओपनिंग बदल के होगा, याद आ जाएगा ये लेजर सॉर्ट बन रहा है इस वक्त 3.86 से स्टार्ट हुआ था, फिर 0.39 उसमें ऐड होकर सीडी बन के बीडी बना हुआ, तो ठीक है, लेकिन पुरानी प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, साल के शुरू वाली लेनी, ठीक है। तो वो वर्किंग कैसे करनी चाहिए, मेरे ख्याल में लिख के करनी चाहिए 3.86 प्लस 0.939 इंटू 10%, तो ठीक है हम वो प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन हमेशा पहले साल वाली प्रेजेंट वैल्यू नहीं लेनी, रिवाइज होती जाएंगी ब्रॉट डाउन प्रेजेंट वैल्यूज, मर्जी है वो तो आपकी, अगर आप सीडी निकाल के कंपेयर करना चाहें वो तो बहुत से तरीके फाइनल हुए थे, लेकिन शायद एक डिसीजन हुआ था कि ये शायद टाइम सेविंग है। क्या आंसर है सर, फाइनेंस कॉस्ट टैबलेट
प्रोविजन क्रेडिट 0.42 3 सॉरी 0.43 जी ठीक है सर। 31 दिसंबर सॉरी 31 मार्च 7 ये कर ले वर्किंग कर ले। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा आप साथ हैं 70 मिलियन की बेस पे अब रिवैल्यूएशन होने लगी है 31 दिसंबर 7 पे। कर ले वर्किंग करना कंप्लीट करना साथ। Accumulated depreciation debit plan credit by 8.39 दो दफा हो गया था into 2 या मल्टीप्लाई टोटल हो जाएगा 16.78 हाँ ठीक है एक मिनट कैरिंग अमाउंट अब बनेगी। अरे कैरिंग अमाउंट अब सही देखिएगा जरा 80 नहीं है सिर्फ कैरिंग अमाउंट की वर्किंग करवा दी 80 प्लस 3.86 माइनस 16.78 तो कॉस्ट में 3.86 भी ऐड हुआ हुआ तो 67.08 फेयर वैल्यू है 70 million 2.92 is revaluation surplus. March 31st March 7 पे प्लान डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ ओसीआई लिखना शुरू कर दो। इस एंट्री में बस ओसीआई नहीं आना नहीं वो तो ठीक है लॉस में तो वैसे ही नहीं ना। जब भी कभी सरप्लस डेबिट क्रेडिट होगा तो आप ओसी वर्ड लगाएं सवाए ट्रांसफर ऑफ सरप्लस के एंट्री में। बाकी लॉस है तो उसके साथ तो डेफिनेटली वो तो प्रॉफिट लॉस की फिगर वैसे कटे से इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करवा दो चले सरप्लस से ट्रांसफर करवाएं। हाँ जी रिमेनिंग लाइफ बस गिन रिमेनिंग लाइफ गिन दे सर 8 ईयर सर नेक्स्ट ईयर एंड करें क्या क्या इस साल को अभी एस्टिमेट्स नहीं बदलते डेप्रिसिएशन 70 divided by 8.75 जी नेक्स्ट वन क्या कर रहे हैं। हाँ जी ट्रांसफर भी होना है अनवाइंडिंग भी होनी है तो मेरा ख्याल आपकी चॉइस है अनवाइंडिंग करें कैसे करेंगे। हाँ जी देख रहे हैं वो सारी कैसे फिगर लिखी 3.85 या 3.86 है उसमें प्लस हुआ था 0.39 अब और भी एक प्लस हो चुका है 0.43 तो ये समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ नहीं मतलब ये सारा दोबारा हमारे वाले साल के शुरू की एक ब्रॉड डाउन फिगर बन रही है फाइनेंस कॉस्ट डेबिट
प्रोविजन क्रेडिट 0.47, ये ट्रांसफर सकते हैं। जर्नलिस्ट नोट्स थोड़ा सा था, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? दिसंबर होगा, मार्च रिवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई डेबिट चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगी सर, कोई ऐसे इसके साथ ओसीआई नहीं। कैसे कैसे 2.92 डिवाइड बाय 2.92 डिवाइड बाय 0.37। ये 31 मार्च पे 9 पे एस्टिमेट्स बदलने हैं, लेकिन पहले वहां तक पहुंचा था। थर्टी फर्स्ट मार्च 9 पे एस्टिमेट चेंज होने हैं, एस्टिमेट ऑफ रेट बदल गया, लेकिन उससे पहले पहले आप जो कुछ करना है इस साल के एंगल से वो कंप्लीट करें। ये आप कंप्लीट करें, मैं लिखता हूँ। आ जाए सर, आ जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल गैर हाजिरी जो है ना साथ वाले हॉस्टल से जिसकी दीवार भी लगती है कॉलेज की दीवार से, सबसे ज्यादा मुश्किल वहां से आना। सही है, काफी सारे नहीं है, ये है सारे आम हालात में भी नहीं होते। ये बड़ा, जब भी एस्टिमेट चेंज होगा अपने उस डेट पे पहुंचना, उस डेट के मुताबिक फिर वर्किंग करनी है। जब भी किसी डेट पे एस्टिमेट चेंज होगा उस डेट पे फिर आपने रुक के वर्किंग करनी है। ये 31 दिसंबर 9 पे डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है 8.75। रिमेनिंग लाइफ कोई आपने नहीं गिनी, आपने सिंपली अगर वर्किंग की भी है तो की है 70 डिवाइड बाय 8.7। जी सरप्लस आपने ट्रांसफर किया है 0.37, सेम ही। वैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 0.37। फिर आपने अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट किया है, ये अमाउंट सेम क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे साल के शुरू की प्रेजेंट वैल्यू बदल गई। अच्छा, अब डेफिनेटली ये प्लस 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 भी हो सकता है, लेकिन काफी ज्यादा प्लस हो गए, जरा कैलकुलेटर पकड़े, शायद ये भी हो सकता है। ये इस बार एक दफा डिसाइड हुआ था, 3.85 लिखे, इसको सोच के 1.1 से 3 दफा मल्टीप्लाई करें। 4 दफा क्यों नहीं कह रहा, हालांकि 4 साल गुजर गए। 6, 7, 8 का क्लोजिंग निकाल के ओपनिंग बना रहा, 1.1 समझ आता है? 1.1 समझ आता है सर? 3.85 इंटू 1.1 से क्या बना? नहीं क्या बना,
क्लोजिंग बना, फिर अगले साल का क्लोजिंग बना, फिर अगले का बन गया, तो ये 8 का क्लोजिंग है और मल्टीप्लाइड बाय 1.1 नहीं करना, इंटू 10% करना, इंटू 10% करके फॉर द ईयर की फिगर चाहिए। अब हमने थोड़ा सा राउंड ऑफ कहीं किया हुआ उस वजह से, अदरवाइज शायद डिफरेंस आ रहा हो। समझ आ गई प्लीज? अब डेफिनेटली ये तरीका जरूरी नहीं है, लेकिन शायद आइडिया होना चाहिए। वैसे आप लोगों ने कैसे किया? करवा दो जरा, करवा दो। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा इस तरह करें। 3.85, 0.39, 0.43, 0.47 इंटू 10%, तो 0.51 या 2, चले जो भी यार। आइडिया से होना चाहिए इस दूसरी चीज का, लेकिन एंड में फिर 10% क्यों किया मैंने? दोबारा 1.1 अगर करता तो क्लोजिंग आ जाना, तो चौथे साल का क्लोजिंग आ जाना, तो उसकी बेस पर अगले साल की अनवाइंडिंग होगी। डाने सर जी सर, अब आ जाए। अगर एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं इफ्रिक 1 में रिगार्डिंग डिसमेंटलिंग, ये ऑनलाइन स्टोर से इकट्ठे जी सर, इसके लिए तरीका वही है, बाकी सिर्फ एंट्री में मसला, एंट्री में डिफरेंस है। करना क्या, 31 मार्च 2009 जरा डाटा देखें क्या हुआ। क्या एस्टीमेट्स चेंज होने से फिर अमाउंट बदल जाएगी? अभी किस दिन एस्टीमेट बदल रहा है? नहीं, डब्ल्यूडीवी अब चले ठीक है डब्ल्यूडीवी, लेकिन अब कंपेयर करना है कि प्रोविजन है कितनी इस दिन और होनी कितनी चाहिए। इस एस्टीमेट के चेंज होने से, रेट के बदल जाने से अब प्रोविजन रीमेजर हो रही है, तो प्रोविजन की इस वक्त कैरिंग अमाउंट है क्या और रिवाइज होनी कितनी चाहिए, ये कंपेयर करके देखना है कि प्रोविजन ने इंक्रीज होना है या डिक्रीज होना। तो किस डेट पे ये काम हो रहा है? तो पहला काम क्या करेंगे आप कि ढूंढ लेंगे प्रोविजन इस वक्त है कितनी, तो बताएंगे प्रोविजन की इस वक्त अमाउंट है कितनी। ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट, या क्या कहना चाहिए, कैरिंग अमाउंट ठीक है, मेरा सिर्फ कैरिंग अमाउंट ठीक है। क्या मतलब मेरे इस वर्ड का इस वक्त कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन इस दिन है कितनी, अकॉर्डिंग टू द बुक्स कैरिंग अमाउंट है कितनी। कैसे की आप लोगों ने वर्किंग? हाँ जी, मल्टीप्लाइड बाय वो भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है, वो भी किया जा सकता है। एक काम और भी हो सकता है कि इस 3.85 में जितनी अनवाइंडिंग हुई है वो सारी ऐड करें, हर एंगल से करें जरा जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, ये भी किया जा सकता है। करें सर, ठीक करें, वर्किंग करें सर, क्या होगी? नहीं, सारी अनवाइंडिंग प्लस कर दें तब भी कैरिंग अमाउंट आ सकती है, ऐसे ही। फिर एक और तरीका सुना जरा, 3.85 क्या था प्रेजेंट वैल्यू? क्या इससे नहीं सोचा जा सकता कि 4 साल आगे आ गई है, -4 कर दें, +4 कर दें, 1.1 वैसे भी अपने 4 दफा किए 1.1 1.1, तो कंपाउंडिंग का फार्मूला लग सकता है, लग सकता है सर। अब थोड़ा सा डिफरेंस इस वजह से आ रहा है कि हमने वो जो अनवाइंडिंग है उससे जरा रुपीस में राउंड अप किया हुआ है, और यहाँ वो पूरा का पूरा फार्मूला कैलकुलेटर पे सॉल्व हो रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर आ रहा है? 5 पॉइंट नहीं लिखा, वही देंगे जो आ रहा है हमारा, वैसे आ रहा है, लेकिन मतलब बात समझ गए, 5.65 समथिंग अराउंड है ये। लेकिन एक तरीका और भी हो सकता है, ये 3.85 निकाला कैसे था अपनी फर्स्ट वर्किंग देखा था? 10 किया था, क्या किया था 10 को, कितने अरसे में इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 इंटू 1.1 -6 रह गया बस आपके, ये भी करके देखें। हाँ, 5.64 आ गया। नहीं मतलब वो बीच में घूम रहे हैं सारी फिगर्स, कैलकुलेटर के अंदर ही घूम रही हैं। हम जब राउंड ऑफ कर लेते हैं सिर्फ 2 डिजिट्स का डिफेक्ट रह जाता है, अदरवाइज जितने डिजिट्स हैं वो सारे आपस में इकट्ठे हो रहे हैं। बहरहाल
6 7 12 सबसे बेस्ट वे वही है जो ऊपर हुआ था कि आपकी प्रोविजन थी कितनी, उसमें चेंज क्या आया और कहां तक चेंज आता चला गया। 0.47 था ये, अच्छा 47 ही है, 40.43 प्लस 47 एंड प्लस 0.52। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हर एंगल से बात क्लियर है। पहले क्या चाहिए हमें जिस डेट पे एस्टिमेट बदल रहा है कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट एज पर द बुक्स। अब क्या करना है, रिवाइज, हाँ जी, कैरिंग अमाउंट दैट शुड बी प्रोविजन, शुड बी रिवाइज्ड प्रोविजन, रिवाइज्ड प्रोविजन शुड बी। अब ये कैसे करें, हाँ जी, अब ये जरा इसमें ये ढूंढना होता है कि क्या सारी एस्टिमेट बदल गए, तो जो नहीं बदला जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ है और जो बदला बस वो बदला, तो करवाएं काइंडली वर्किंग, छोड़ दें 10 में को चेंज आया, रेट में को बदला चेंज, एन में को चेंज आया तो -10 हो गया। खुद ही कहते हैं एन में चेंज नहीं आया और अब कहते हैं हाँ जी, अगर मैंने 10 लिख दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि चेंज आ गया है, तो 14 साल बन जाएंगे। 6 लिखने का ही मतलब क्या है कि चेंज नहीं आया, 4 साल ऑलरेडी गुजरे। आई होप के बचपन वाली बात। 5.07 डिफरेंस लें 0.6 पहुंचे नहीं यहाँ तक। अरे बस ये एंट्री में चेंज आना है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो आपने सही बोल ली, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो प्रोविजन डेबिट सरप्लस क्रेडिट। मतलब सिर्फ ये वाली चीज ध्यान में रखने की जरूरत है क्या कि मतलब इफेक्ट कहां से कहां जाना है, कहां जाता अगर कॉस्ट मॉडल होता और कहां जा रहा है अगर रिवैल्यूएशन मॉडल। इकट्ठे से एनी कंफ्यूजन द वर्किंग, नहीं बंद कर दूंगा ऐसे नेट खड़ी हुआ पड़ा इसमें खत्म हो। चलो ठीक है, इसको पता नहीं इसका है क्या नहीं, चलो नहीं उसमें वैसे भी शायद दूसरे तरीके से बंद होना हो। जी सर जी, एंट्री लिखें सर। आपका फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि प्रोविजन बढ़ रही है कम हो रही है, कितने से प्रोविजन कम हो रही है। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो आप सेकंड इफेक्ट क्या लिखवाते, एसेट, और अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है और इसके साथ भी वैसे ही वर्ड आएगा, सिर्फ कब नहीं आएगा। डन है प्लीज, तो फिलहाल जरा स्टैंडर्ड अप्लाई कर लें, बाकी इसके इफेक्ट्स पे देखते हैं। जी ठीक, एक सेकंड, तो इसके साथ बस लिखना बिकॉज रिवैल्यूएशन मॉडल। जी वो मतलब अप्लाई कर लें, फिर एक दफा सारी फिगर्स सामने आ जाएंगी, फिर डिस्कस कर लें। देन सर अब यहाँ से ऑनवर्ड चलते हुए जरा रिलैक्स है कि कुछ काम पहले कर लेना। रिमेनिंग लाइफ गिननी है, गिन लें 6 साल। रिमेनिंग सरप्लस का आपको यहाँ पहले पता होना चाहिए ताकि आगे ये डिसाइड आप कर सकें कि अब सरप्लस है कितना जिसने ट्रांसफर होना, क्या हमारी इस एंट्री से कंसंट्रेशन से सुनी का बढ़ सकता है, किससे आया लेकिन सरप्लस का है, कितना रह गया फाइनल या कितना हो गया, ये कैलकुलेट करो। हाँ जी, वर्किंग कर लेगा। 2.92 से गेम शुरू हुई थी, 0.3537, 2 साल ट्रांसफर हुआ और प्लस हो रहा है 0.6, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है 2.78 से गेम अब आगे चल रही है।
ये ठीक है बच्चों? कौन सा साल बाइंड अप हो गया? March 10 क्या था? जी सर। अब यहाँ कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो सर क्योंकि मिक्स हो गई, कुछ आपने पहले तो सही पता आपको है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलिए। 31 मार्च 10 डेप्रिसिएशन की एंट्री करो। डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यहां मैं एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हाँ जी, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे भी अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन जरा एंट्री देखें, हमारी एंट्री सब एसेट में चेंज नहीं आया, तो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एसेट की कैरिंग अमाउंट में कोई तब्दीली नहीं आई। तो मेरा ख्याल है कि शायद इसको ऐसे ही सोचा जाए तो ठीक है। क्या एसेट में चेंज आया? लेकिन मेरा उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फॉर एग्जांपल, क्या वैसे सरप्लस में चेंज आया? सरप्लस अब यहां से ऑनवर्ड कितने अर्से में ट्रांसफर हो गई? 2.786 ईयर्स में ट्रांसफर। तो अभी इस एंट्री में क्योंकि एसेट इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए आप 8 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप रिमेनिंग लाइफ लेना चाहें तो फिर सही ले सकते हैं। अगर रिमेनिंग लाइफ लेनी है 6 इयर्स तो फिर 17 ही डेप्रिशिएट नहीं होना, फिर डब्ल्यूडीवी विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर 6 इयर्स। तो वो भी कर लें, आंसर सेम है, लेकिन सही करें हम, या क्या ही होगा और या क्या कर सकते हैं। 70 माइनस 8.75 2 साल डेप्रिशिएट हुआ था, 2 साल डेप्रिशिएट हो चुका, सही तरह ढूंढने पे कर। तो अगर डिवाइड बाय 6 करना है तो फिर क्या चीज डिवाइड बाय 6 होनी है? डब्ल्यूडीवी इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वैसे मेरी सजेशन यही है कि शायद यहाँ बनता नहीं है। हाँ, अगर आप साथ साथ चलाना चाहें तो वो डेफिनेटली चल सकते हैं, लेकिन फिर कैसे चलाना है? 70 डिवाइड बाय 6 नहीं होना, डब्ल्यूडीवी डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होना। इसका मतलब ये भी तो हो रहा है ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के काउंट को जीरो करें, यानी कि अगर हम 6 इयर्स पे उसको लेके जा रहे हैं तो ये नहीं मतलब रिमेनिंग यूजफुल वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले कितनी पड़ी हुई है? 8.75 into 2 वो एसेट में से लेस कर दें, लेकिन वो डबल एंट्री एस्टीमेट चेंज पे नहीं होती, वो सिर्फ रिवैल्यूएशन पे हम करते हैं। तो इस वक्त रिवैल्यूएशन नहीं हुई, नहीं मतलब वैसे गलत भी नहीं है शायद, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में शायद हम रिमेनिंग लाइफ तभी गिनते हैं अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए, लेकिन ये जो एस्टीमेट बदला इससे एसेट में चेंज नहीं आया, तो इसलिए अलग भी सोचा जा सकता है, और अगर हम सरप्लस के साथ साथ चलना चाहें वो भी पॉसिबल है। ठीक है जी, क्लियर है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो, आप लोग आगे चलें। ठीक है, 2-3 चीजें हैं। 31 मार्च ये क्या करना चाह रहे हैं? पहले करवानी अनवाइंडिंग, अनवाइंडिंग सही करवाइएगा, मेरा ख्याल है कोई गलत तरफ चले गए। अनवाइंडिंग किस अमाउंट की बेस पे होगी? देखिए 5.67 पे हम आ चुके हैं, सॉरी 5.07 पे हम आ चुके हैं, और अब हमारा रेट 12%। तो अब हमारी वो जो फिगर थी 5.67 वो पुरानी बात होगी, 5.67 की बजाय हम 0.060 से एंट्री करके 5.07 पे आ चुके थे। किस रेट की बेस पे आ चुके थे? तो मल्टीप्लाइड बाय 12%, 0.6। ठीक है, नहीं ये बात ठीक है प्लीज। जर्नलिस्ट, एनीबडी ऑनलाइन स्टूडेंट? जी सर, 31 मार्च 10 एक काम और 2.78 डिवाइड बाय 6 evaluation surplus tablet retain the text
0.46 डन है सर। 11 के एंड में पहुंचे फिर एस्टिमेट में चेंज है तो पहुंचे एंड में 11 करें फिर। जी वो आपकी चॉइस है सर, मैंने कर depreciation would remain same sir, transfer would remain same, unwinding करें carrying amount 5.68 ये अब बाकी गेम वही चल पड़ी फिर 5.07 प्लस 0.61 इंटू 10% इंटू 12%, बस रेट बदल कर 5.07 प्लस 0.61 है इंटू आंसर डबल एंट्री फाइनेंस कॉस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट बाय 0.68 डन है सर। हाँ जी ग्लास प्लीज सुनो, दोबारा जरा डेटा देखें। रेडी नहीं ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे? सही वो नीचे नेक्स्ट क्लास के लिए जरा ऑन कर दे, आइडिया है नीचे कैसे ऑन होना है? 31 मार्च 2011 पे अब फ्यूचर एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट चेंज हो रहा है सर। हाँ जी मतलब वो करना वही है, चले करें खुद से बल के 14 मिलियन की बेस पे अब प्रोविजन रीमेजर करनी है, करें। कैरिंग अमाउंट पहले कैलकुलेट करें ओरिजिनल है कितनी और रिवाइज कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करें। जस्ट एक कैरिंग अमाउंट इस वक्त आपकी है 5.07 प्लस 0.61 प्लस 0.68 6.36 ये तो कैरिंग अमाउंट है जो इस वक्त हमारी बुक्स के मुताबिक है। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट शुड बी 14 into 1.12 की पावर माइनस 4। जी ठीक है 8.9 समथिंग। करेंगे क्या? फ्यूचर एस्टीमेट में चेंज हो रहा है, ले लिया हमने। रेट में चेंज आ रहा है, बस कौन सा ही चलेगा 12%। लाइफ में चेंज आ रहा है, इसलिए क्या ले रहे हैं 4। क्या तीनों भी तब्दील हो सकते हैं? तो तीनों भी तब्दील हो सकते हैं, लेकिन जिसकी इंफॉर्मेशन नहीं है वो एज इट इज है, जो चेंज है बस वो है 8.9
डिफरेंस 2.54 increase in provision, increase in decrease in जी बिल्कुल वही, इसी में वही बस काम है सारा। अगर ये प्रोविजन इंक्रीज हो रही होती कॉस्ट मॉडल में, बोल दे एंट्री, बोल दे एंट्री, बोल दे एंट्री, प्रोविजन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट एसेट डेबिट। लेकिन अगर ये रिवैल्यूएशन मॉडल में इंक्रीज आ रहा है तो कंसंट्रेशन से सुना था, वही सारी स्टोरी हो जानी है जो रिवैल्यूएशन में है। लेकिन पहला बस काम क्या कर लें, प्रोविजन क्रेडिट है, प्रोविजन क्रेडिट है, सरप्लस अगर ना होता फिर इसने प्रॉफिट लॉस में जाना, ये लॉस की तरह है, तो इसने लॉस ना प्रॉफिट लॉस में जाना। उसी में अगर नहीं है सरप्लस तो प्रॉफिट लॉस में जाना, लेकिन अगर है तो अब ये देखना कि कम ज्यादा तो नहीं है। अब ये ढूंढना जरा अपना, यहाँ कैलकुलेट करें कि सरप्लस है कितना जो डेबिट हो सकता है। करते ही मसर क्या हो गया, वर्किंग करवा दीजिएगा जरा मुझे, सरप्लस कितना हो गया था, 2.78 मेरा ख्याल हो गया था, जरा ढूंढिएगा। 2.78 से फिर गेम आगे चली, -0.46 मल्टीप्लाइड बाय 2 दफा हुआ तो 1.8 है। पहले एंट्री सुने जरा एक मिनट, 1.86 है, तो 1.86 से क्या डेबिट हुआ, इसके साथ उसी वर्ड आएगा, ये नेगेटिव फिगर आएगी उसी में, डेबिट फिगर आएगी। ठीक है, ठीक है सर। बैलेंसिंग 0.68, इसके प्रॉफिट लॉस आना है, इसके नहीं डेबिट फिगर है, सरप्लस सब खत्म हो गया, अब डेबिट फिगर है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें जाना। तो सेकंड इफेक्ट जो है ना इसका, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस की तरह, मतलब I16 की तरह। अगर ये होता ही ना सरप्लस, सारा प्रॉफिट लॉस में जाना, और अगर है तो कितना है, जितना है उतना डेबिट हो गया, जितना नहीं हो प्रॉफिट लॉस, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो व्हाट इज द न्यू थिंग शायद फाइनली, अगर प्रोविजन में इंक्रीज डिक्रीज है इन कॉस्ट मॉडल तो एसेट डेबिट क्रेडिट है, अदरवाइज रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्रेडिट की स्टोरी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं सेंटिमेंट। चलें बस ये यहीं तक है यार, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म भी हो गया शायद। तो एक दिन जरा और काइंडली जरा ये थ्योरेटिकली जरा दें, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो काइंडली प्लीज सीरियस लें, जरा कर लेंगे, हो नहीं जाएगा इंशाल्लाह कर लेंगे। तो 505 पेज पे है, काइंडली आराम से तसल्ली से इसको पढ़ने की कोशिश करनी है। और बेस्ट ये है, एक छोटा सा सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पहले पढ़ लीजिएगा चाहे सारा, लेकिन उसके बाद में काइंडली अपने हाथ से लिखने की भी कोशिश करें, ये लिखा नहीं जाता, क्या ख्याल है? वो ठीक है, मुझे आदत समझ तो आ जाता है, लेकिन उसको हाउ टू राइट बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है। तो सिर्फ एक ही सवाल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह इसमें हो तो जाना इजीली, लेकिन लिख के कीजिएगा कहीं। अल्लाह हाफ़िज़। कल पे इसका क्वेश्चन करते हैं, और कौन सा नहीं, अब इसका कॉस्ट से ताल्लुक नहीं है। इन रिवैल्यूएशन मॉडल जब रिवैल्यूएशन हुई है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का इफेक्ट एसेट के अंदर आ गया, एसेट के अंदर सरप्लस का इफेक्ट ऑलरेडी आ गया जब रिवैल्यूएशन की है। तो अब जब प्रोविजन की मेजरमेंट होनी है तो उस वक्त एसेट नहीं देखना, उस वक्त सिर्फ ये देखना प्रोविजन है कितनी, होनी कितनी चाहिए। ठीक, बाकी इंशाल्लाह कल एक क्वेश्चन और करते हैं।